फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग जो है यूपीआरओ 2016 का पेपर कर रहे थे, जिसमें से 15 नंबर क्वेश्चन है। और पता है 2016 के पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, सारे फैक्ट हम लोग को याद करने हैं। अब जैसे देखिए, क्लाइव का भारत में पुनः आगमन। तो क्लाइव का भारत में पुनः आगमन जो है ये 1765 में हुआ था। याद कर लीजिए तुरंत, 1765 में क्लाइव का पुनः आगमन हुआ है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई है? तो इलाहाबाद की संधि जो है ये भी अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764। अब देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि होती है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में है, फिर इलाहाबाद की संधि 1765 में। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, तो फिर क्लाइव के बाद ही वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बनता है। तो ये 1773 में बनता है, 1773। और ये सारे डेट इतने इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करने होंगे आप लोगों को। देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः आगमन 1765 में, और इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, वारेन हेस्टिंग का भारत में गवर्नर बनना 1773। आप लोग देखेंगे कि इलाहाबाद की 2 संधि होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर साथ साथ में सारे डेट याद करते जाएंगे आप लोग को, तो बाद में फिर कठिनाई नहीं होगी याद करने में। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन में एक चीज आप लोग देखेंगे, इलाहाबाद की संधि यहाँ पे भी आया है। 15 नंबर क्वेश्चन में भी इलाहाबाद की संधि थी, और 16 नंबर में भी इलाहाबाद की संधि है। देखिए, एक ही पेपर में 2 चीजें रिपीट हो रही हैं। अब इलाहाबाद की संधि जो है 1765। अब हम लोग देखेंगे ए से 4 में कितनी बार आ रहा है। तो ए से 4 में एक ही बार आ रहा है। अगर आप लोग को केवल इलाहाबाद की संधि पता होता है 1765, तो ये क्वेश्चन तो अपने आप ही बन जाता कि एक ही को से पता चल जाता, बी में ही वो ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद भी हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं। खैर, एक्सला सापेल की संधि कब हुई थी? तो ये 1748 में। जो पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ था, उसके समाप्ति पर एक्सला सापेल की संधि होती है 1748 में। और कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच में? फ्रांस और अंग्रेज के बीच में होता है। उसके बाद ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब हुआ है? 1746 में। और डुप्ले की पदच्युति कब हुई है, मतलब डुप्ले को कब हटाया गया था? तो ये 1754 में डुप्ले को हटा दिया गया था। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही फैक्ट पे ही आधारित है और काल कर्मानुसार में ही लगाना है। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो आप लोग को पता होगा कि पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, उसको खत्म करने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है। तो ये 5 मार्च 1931 में होता है, और गांधी इरविन समझौता के बाद ही जो है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट कब होता है? जब सांप्रदायिक घोषणा की वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं मैकडोनाल्ड, वो सांप्रदायिक घोषणा कर देते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो वहाँ से आने के बाद जब गांधी जी जो है अनशन पे बैठते हैं, तब पूना पैक्ट होता है। और किसके किसके बीच में? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो ये 1929 में हुई थी। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में कहा गया था कि हम लोग जो है मतलब स्वतंत्रता मनाना शुरू करेंगे। तो पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। जब ये सारे डेट हम लोग को याद होंगे, तो फिर हम लोग को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये कहानी के जरिए आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। याद कर लीजिएगा आप लोग, याद करना बहुत जरूरी है। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है ना, ये अल्बर्ट मायर, यही वाला सही सुमेलित है।
18 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को देख लेना होगा, क्योंकि अगर दोबारा रिपीट होता है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो मैंने पीछे 3 क्वेश्चन बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे डेट एकदम से याद कर लेने हैं। अगर आप लोग डेट साथ में याद करते चलेंगे ना तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर। देखिए, ये भी मिलान करने से संबंधित ही कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम अंग्रेज कब लाए थे? अब देखिए, अंग्रेज ऐसे अधिनियम क्यों ला रहे थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाफ राजद्रोह ये सब सभाएं ये सब जनता करे। वो केवल शासन करना चाहते थे बिना ये सब देखे। तो ये दमनकारी नीतियाँ, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई भी गतिविधि हो, तो उसको रोकने का हरदम वो प्रयास करते थे, दमनकारी नीतियाँ बनाते थे। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम उन्होंने कब बनाया था? तो ये 1908 नहीं था, बल्कि 1907 था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ये सही है। और भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ये भी सही है। और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ये भी सही है। तो सारे 1908 में है ये सब। और सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है वो 1907 में था। तो ये भी देख लीजिएगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो। देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के भूगोल से। तो भारत के भूगोल में जो मैपिंग वाले, जो तटरेखा वाले, जो ये सब क्वेश्चन होते हैं, जैसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा हमारे यहाँ गुजरात की है। अगर विश्व में देखें ना, सर्वाधिक तटरेखा किसकी लंबी है, तो वो जो है वो कनाडा की है। अब देखिए, यहाँ पे 4-5 पता होने चाहिए सर्वाधिक तटरेखा में। तो ये किसी ने वो ट्रिक बताया था, जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। लेकिन हम लोग 5 खाली याद करेंगे। तो जा से देखिए गुजरात हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जो है दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। बाकी तमिलनाडु, तो तेरे से तमिलनाडु जो है तीसरा सबसे बड़ा है। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, ध्यान रख लीजिएगा, और महाराष्ट्र के बाद केरल। 5 तो याद हो ही। तो क्या क्या आप लोग को लिख लीजिएगा। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल। इतना याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से शैल समूह में भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में गोंडवाना समूह में 98% कोयला मिलता है। 98% कोयला केवल गोंडवाना समूह में मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो गोंडवाना समूह में याद रखिएगा 98% कोयला मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार है। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे अंडा जो है कभी कभी जर जाता है, कोई कोई अंडा गर्म करता है तो जर जाता है। तो अंडमान और निकोबार में जारवा जनजाति। इसके बाद जो है ओंगे जनजाति, सोमपेन, सेंटेनली, ये सब भी जो है यहीं पे अंडमान निकोबार में ही मिलता है। जैसे सैम्पेन पी रहा था अंडमान निकोबार में बैठ के, तो सोमपेन जनजाति भी अंडमान निकोबार में है। ओंगे और सेंटेनली, ये चारों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आता है तो इसीलिए याद कर लीजिएगा अभी ही। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये मणिपुर से नहीं गुजरती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये एक बार मैप से देख लेते हैं। देखिए, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी हम लोग यहाँ से देखेंगे, राजस्थान से देखें, गुजरात से देखेंगे। सबसे पहले देखिए, गुजरात में कर्क रेखा गुजर रहा है, फिर उसके बाद राजस्थान में कर्क रेखा गुजर रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश के बाद इधर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये हो गया। फिर उसके बाद पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में
पूर्वोत्तर का ही क्वेश्चन देके फंसाता है। तो पूर्वोत्तर में एक चीज़ याद रखिएगा, एक मैंने ट्रिक बनाया था कि जैसे वो मोदी जी बोलते हैं ना, ये मित्रों मित्रों करके वो बात करते हैं, तो मित्रों से याद रखिएगा मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। तो याद रहेगा कि पूर्वोत्तर जो भारत में जो 7 सिस्टर है, वहाँ पे 2 ही राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, एक तो मिजोरम, एक त्रिपुरा। ये मित्रों से ध्यान रखिएगा, तो अगली बार से ये गलत नहीं होगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है उसका नाम है माही नदी। देखिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पर है। ये इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है, और घोड़े के नाल के आकार के मुख के समान इसका आकार है, तो इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारत का नियाग्रा कौन से जलप्रपात को बोलते हैं, तो ये चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं। और ये किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, और छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात, और इसे भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो जो है मानसून की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होता है। अब दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा कैसे होता है? जैसे मैप ऐसे बनाते नहीं है, ऐसे नीचे से, तो इधर से जो है दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण है, और दक्षिण पश्चिम से जो है हमारे उधर मानसून आता है, इधर केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। बाकी खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। तिलहन जो है ये पीली क्रांति से, और दुग्ध श्वेत क्रांति, और दूध जो है वो सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद श्वेत क्रांति। मछली नीली क्रांति से, तिलहन कभी पीला पीला सरसों देखा होगा, तो तिलहन जो है पीली क्रांति से संबंधित है। और खाद्यान्न तो सबको पता ही होगा, हरित क्रांति से संबंधित है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार ये एग्जाम में आता भी है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ऐसे याद कर सकते हैं, तू झेल, तू झेल, तो तू झेल से तुलबुल और झेलम, झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर पे, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। तो रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, तो ये सही है, रिहंद बांध सोन की सहायक है। और रिहंद बांध पे एक जो है बांध भी कोई था। रिहंद बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध का निर्माण सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर हुआ। अच्छा, रिहंद बांध ही रिहंद नदी पर है। इस नदी का बांध का भी एक ही नाम है। तो रिहंद बांध जो है सोन नदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी पर है, तो ये रिहंद नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि हीराकुंड बांध, तो हीरा और महान, हीरा जो है जिसके पास हीरा होता है वो महान होता है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लीजिए, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, तो ये भी सही है। तुंगभद्रा किस पे है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। उसके बाद मैथान बांध जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, तो ये भी एकदम से सही है। मैथान बांध किस पे है? बराकर नदी पर। मैथान बांध बराकर नदी पर है, और ये बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो इतना ये ध्यान रखिएगा। ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा।